नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि कुमार योर एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी एग्ज़ाम के आखिरी एक महीने की पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कई अभ्यर्थी अच्छी तैयारी के बावजूद केवल लास्ट समय पर रिवीजन की सही रणनीति नहीं होने के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को बीच से स्किप मत करना। मैं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि मैंने एग्ज़ाम के आखिरी महीने को कैसे यूटिलाइज़ किया था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था और किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एलडीसी भर्ती पूरी होने तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और समय समय पर आपको गाइड भी करता रहूँगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, इस समय तक आपका सिलेबस अब आपने कम से कम एक दो बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिलेबस में लिखे एक एक पॉइंट को कम से कम एक बार तो आपने पढ़ा हो और रिवीजन के लायक अपने कंटेंट तैयार कर लिया हो। तब तो आपका रिवीजन करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी भी कुछ टॉपिक्स आपके अगर बाकी रह गए हो तो आप सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कर लो। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा समय आपको रिवीजन को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन टेस्ट सीरीज़। अभी आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही होगी और आप भी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे। आप अपने फुल लेंथ टेस्ट को कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरी सलाह ये है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक ही आप टेस्ट दें। उसके बाद आप कोई टेस्ट नहीं देना है आपको। अब जो आप टेस्ट दे रहे होंगे उस उनको आप और अच्छी तरीके से आप एनालाइज करो। कौन सा टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट के अंदर आपका स्कोर कम आ रहा है, इन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम करना है आपको। आधार आपका जो लास्ट मंथ के अंदर आपने जो टेस्ट दे रहे हो वो आपके लास्ट रिवीजन का आधार होना चाहिए। आपको वीक में एक या फिर अधिकतम दो आपको टेस्ट देने हैं। आप जिस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं या फिर आप स्किप कर रहे हो उन टॉपिक्स को आप मार्क कर लो और रिवीजन में उन्हें ढंग से पढ़ो। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट बात कर ले कि न्यू मटेरियल। ये आपका सिर्फ समय खराब करेगा। आपको न्यू मटेरियल बिल्कुल पढ़ना नहीं है। और अगर आप न्यू मटेरियल इस लास्ट समय एक महीने के अंदर आप पढ़ोगे तो आपका कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं करेगा। ये आपको कोई टेलीग्राम पर कोई पीडीएफ मिल गई, कोई रिवीजन बैच आ गया तो वो ज्वाइन कर लो। कोई कह रहा है कि ये 500 प्रश्न कर लो, कोई कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ है ये पढ़ लो। इन सब चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है। आपने जो इतने महीने की आपकी जो मेहनत है और आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, आपने जो बुक्स पढ़ी है, आपने जो अपने कंटेंट को टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपने इंप्रूव किया है, आपको सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। आपको वही काम आएगा और आपका सिलेक्शन जो है उसी कंटेंट से होगा। मार्केट में चलने वाली फालतू पीडीएफ है और कोई इधर उधर की कोई आपके पास कोई भेज रहा है कि ये पढ़ ले भाई, ये पढ़ ले भाई, उससे कुछ सेंस बनेगा नहीं। आपको जो आपका जो कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करना है। अब शॉर्ट नोट्स, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आपको इन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ना है। और अगर अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे। इसके लिए आपको कोई चिंता करनी नहीं है। अब अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो नोट्स के अंदर जो आपने हाईलाइट किए होंगे, आपने कहीं टिक किया होगा कि गोला किया होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बार बार याद नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर लिया होगा आपके नोट्स में ही। तो आप जब रिवीजन करो तब उस कंटेंट पे भी ज़्यादा फोकस करो कि आपके जो रिवीजन में जो नोट्स लिखे हुए हैं, आपके जो नोट्स में जो लिखा हुआ है उसके अलावा आपको जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की है उसके ऊपर भी फोकस रखना है, ठीक है। और आप जैसे कोई चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हो उसके लिए आप अलग एक नोटबुक बना लो जिसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लो। जो आपकी जो ट्रिक्स है आपने जो बनाई हुई है वो आप उसमें लिख लो। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं आप उसमें वो लिख लो। जो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है जो आप बार बार में भूल जाते हो आप उसमें वो लिख लो। तो मैंने भी एक ऐसी नोटबुक बनाई थी। अगर आप देखना चाहो कि भाई आप किस तरीके से उसको बना सकते हो तो उस जो मैंने नोटबुक बनाई थी उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ली है। आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपन मेन बात कर लेते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है। और ये जो लास्ट रिवीजन है जो कि आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो आप उसको किस तरह से करोगे। आप इस रिवीजन को आप इसमें क्या पढ़ोगे, आप कितना पढ़ना है इसके अंदर और कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों लास्ट मंथ में आप कितने रिवीजन करते हो या पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आपने अपने कंटेंट को कितना समेट कर रखा है। मैं अपना आपको अनुभव बता देता हूँ कि मैंने लास्ट मंथ में केवल एक रिवीजन किया था और पूरे महीने ही मैंने पूरा रिवीजन किया था, क्योंकि मेरी तैयारी है वो बहुत लंबी थी।
उससे पहले मैं कई बार अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको बार बार मैं रिवाइज कर चुका था, इसलिए मैंने केवल एक ही रिवीजन किया था। और चूंकि मैं बहुत स्लो लर्नर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस टॉपिक को पढ़ने में शायद आपको 15 मिनट ही लगते होंगे, तो मुझे उसको पढ़ने में लगभग 1 घंटा लग जाता होगा। मैं इतना स्लो लर्नर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लास्ट पूरा महीना जो है उसको रिवीजन के लिए दे दूँ, उससे रिवीजन बहुत बढ़िया भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप कितने रिवीजन करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कितने रिवीजन हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपने रिवीजन किया है वो कितने आप अच्छे तरीके से आपने उसका रिवीजन किया है। आपने कितने अच्छे तरीके से आपने अपने नोट्स को पढ़ा है। आपने कितने अच्छे तरीके से मैथ्स के और ग्रामर के और क्वेश्चन निकाले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप जो रिवीजन कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन निकाल रहे हो, वो कितने अच्छे तरीके से आपके अंदर दिमाग में बैठे हैं। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स, इतनी लंबी तैयारी में आपके जितने भी डाउट्स हुए हो, आपको टेस्ट में क्वेश्चन जो डाउटफुल लगे हो, आपने सब चीज़ें कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ ली हो। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरे को मेरे सिलेबस में मैंने जो कंटेंट है उसमें ये मेल वाला टॉपिक है, मुझे अच्छे से नहीं आता। ऐसा आपके मन में डाउट ही नहीं होना चाहिए, उसको आपको क्लियर करना है। इसलिए लंबा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं अपनी रिवीजन टेक्निक आपको बता देता हूँ कि आप चाहो तो मेरी टेक्निक यूज़ कर लो, या पूरी आपकी चॉइस है। तो मैं अपनी आपको टेक्निक बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरी शुरुआत से आदत रही है कि मैं डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ता था, और हर सब्जेक्ट के लिए मैं 2 घंटे निकालता था। जैसे 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में मैंने 2-2 घंटे लगा के 10 घंटे मेरा ये केवल सब्जेक्ट को पढ़ना रहा था इस 1 महीने में। और मैंने रिवीजन के लिए भी सेम इसी चीज़ को फॉलो किया था कि मैं रिवीजन के अंदर भी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ूंगा। और मैंने जो सभी सब्जेक्ट्स हैं इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया था। तो एक तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, और एक वीक टॉपिक्स हो गए। ऐसे मैंने 2 कैटेगरी में सभी टॉपिक्स को बांट लिया था। सिलेबस रखा था अपने पास, और मैंने सिलेबस का प्रिंट अपने पास रख लिया था एक। और मैंने हर टॉपिक में मुझे जो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक लगते थे, मैंने उस सिलेबस के अंदर मार्क कर दिया था कि भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक टॉपिक है मेरा। और मैंने पूरा जो ये लास्ट महीना है, जो कि हमारे केस में जुलाई था, ठीक है, जुलाई महीना था पूरा, उसमें मैंने पूरी प्लानिंग कर दी थी कि मेरे को कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है। मैंने प्लान इतने अच्छे तरीके से किया था कि आज से 20 दिन बाद मुझे पता था कि मुझे को ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आप हमेशा मंथ जो है आपका, उसमें आप मंथ के स्टार्टिंग में आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है इतने लंबे समय से, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिटेन रहेगा वो थ्रू आउट दिस रिविजन मंथ और एग्ज़ाम हॉल में भी। पर जो आपके वीक टॉपिक्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, इस टाइप के टॉपिक्स है और जिनको आपको याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसको आप हमेशा मंथ के एंड में रखो कि आपको उस टाइम पे वो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब मैं ये जून मंथ का जो कैलेंडर है, तो आपके लास्ट आपका जो मंथ है, इसको लेकर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पूरे मंथ की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आपका रिवीजन शेड्यूल आपको किस प्रकार बनाना है। और मैं जो तरीका बताऊंगा वो एक रिवीजन के हिसाब से होगा, कि पूरे मंथ का एक रिवीजन। आप चाहो तो इस सेम शेड्यूल को आप 2-3 रिवीजन अगर आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्लान किया था। जैसे ये आपका सिलेबस है आपके सामने, और इसके अंदर जैसे ये जीके का सिलेबस है, और इसके अंदर जैसे मान लो कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स सब इसमें लिखे हुए हैं। आपको पता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग है और मेरा ये वीक टॉपिक है, तो आपको इस हिसाब से ही आपको प्लानिंग रखनी है अपनी। तो जैसे आपने ये मान लो कि जलवायु है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया एक। ठीक है, और ये जैसे जीके है, मैं दिन में 2 घंटे पढ़ रहा था, तो उन 2 घंटे में मेरे को जीके, मेरे को जैसे ये 1 तारीख है, तब 1 तारीख को मेरे को जीके का, मान लो कि ये 2 टॉपिक है, जलवायु और वनस्पति, दोनों मेरे अच्छे टॉपिक है, इसको मैंने 1 तारीख को पढ़ लिया। ठीक है, और इसी प्रकार मैथ साइंस जो भी है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और जैसे ये 2 तारीख आ गई, तो इसमें मेरे दूसरे कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया, जैसे जनजाति मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, और मृदा मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मैंने 2 तारीख को कर लिया। फिर तीसरी तारीख को मैंने जैसे ये राजस्थान की प्रमुख फसलें और कृषि आधारित उद्योग, ये मैंने जैसे कृषि एक जो कि बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, अगर मान लो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो मैंने 3 तारीख को इसे पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो। जैसे मंथ के एंड के अंदर मेरे को जैसे खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये जैसे ये टॉपिक है जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसको मैंने जैसे 30 तारीख को मैंने इसको प्लान कर दिया कि मेरे को इस दिन ये पढ़ना है। तो आप इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आपके जितने भी ये जो है दिन, आप इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप भले 2 रिवीजन कर रहे हो, 3 रिवीजन कर रहे हो, पर आप जो पूरा महीना है उसको अच्छे से प्लान करो कि मेरे को किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और अगर आपका जो जो भी आपका शेड्यूल रहता है कि भाई आप डेली सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, या सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, या फिर आप एक एक सब्जेक्ट निपटा रहे हो, तो आप इस हिसाब से प्लान कर लो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि मेरे को हिंदी ग्रामर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसको मंथ के स्टार्टिंग में पढ़ लूँ।
और जैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो मैं मैथ्स तो वैसे तो डेली पढ़नी चाहिए। फिर आप अगर आप चाहो कि मैं पूरा सब्जेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैथ्स के अंदर जो आपका जो थियोरटिकल वाला पार्ट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, तो वो मैं एंड में पढ़ लूँ। ठीक है, इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्ज़ाम के 6 महीने पहले का करंट आपको पढ़ना है। राजस्थान और इंडिया का करंट पढ़ना है। क्रोनोलॉजी जो मंथली वाइज मैगजीन आती है आपको, उसको वो पढ़नी है। और क्रोनोलॉजी में 2 मंथ की मैगजीन भी आती है, 2 मंथ का एक साथ में करंट भी आता है, आप वो भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप स्प्रिंग बोर्ड का करंट ले लो। स्प्रिंग बोर्ड की जो मैगजीन आती है वो ले लो। सिरेमिक एकेडमी की जो करंट आया है वो आप वो पढ़ लो। आप वो भी बुक पढ़ सकते हो। आप करंट किसी से भी पढ़ो, सब बढ़िया है। मैंने क्रोनोलॉजी से पढ़ा था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्रोनोलॉजी पढ़ो। और करंट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार पढ़ के ही याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि बढ़िया मॉर्निंग में आप 30 मिनट आप करंट पढ़ लो, इनफ है। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में पिछले जो 6 महीने की जो करंट है, जो मैंने मैगजीन इकट्ठा की थी एक एक महीने की पढ़ के, मैंने उसी को रिवाइज़ किया था। और एक लास्ट के टाइम पे मैं एक 6 महीने की जो एक साथ में करंट की जो क्वेश्चन की बुकलेट आती है करंट अफेयर्स की, मेरे को पब्लिकेशन याद नहीं है कौन से पब्लिकेशन की थी, पर उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। और मेरी जो 6 महीने की मैंने इकट्ठा कर रखी थी करंट पढ़ पढ़ के, उनको मैंने एक साथ में पढ़ लिया था। ठीक है, अब मैथ्स की भी आपको बता देता हूँ, मैथ्स के बारे में, आपको मैथ्स को कैसे रिवाइज करना है इस बार। तो मैथ्स में आपकी दो दो तरीके के मैथ्स है। एक तो आपके बेसिक मैथ्स है और एक आपकी एडवांस मैथ्स है। तो अब बेसिक मैथ्स है वो अधिकतर की स्ट्रॉन्ग पार्ट होती है। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो इस समय आपको बेसिक मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको। आपको अपने नोट्स खोलने हैं, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसका आपको सॉल्यूशन देखना है। आपको कंसेप्ट समझना है कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सर ने कितने तरीके बताए, आपको सिर्फ ये देख के पढ़ना है और समझना है आपको। ठीक है, और आपको डेली ऐसा एक टॉपिक में करना है। और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है जो आपने आपके नोट्स में ऐड किया हो, ऐसा कोई टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिला हो जो कि बहुत टफ था और आप उस टाइम सॉल्व नहीं कर पाए, अब अगर उसको सॉल्व करके देख लो। और एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन है तो ये अधिकतर लोगों की ये परेशानी होती है इस टॉपिक में। एडवांस मैथ्स में भी जो टॉपिक आपके ठीक ठाक हो उसको आप रिवाइज कर लो, हाँ, बेसिक जो मैथ्स है उसके क्वेश्चन की तरह। और जहाँ फार्मूला बेस्ड कुछ कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आप वो वहाँ फोकस करो। जो क्वेश्चन आपको बार बार आपके नहीं बन रहे आप उसको सॉल्व करो। और ठीक है, जो भी क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं एडवांस मैथ्स में, हर टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से कि ये कोई भी टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक ज्योमेट्री का आपको कोई टॉपिक है, तो उसमें आपको जैसे कोई फॉर्मूला मिला है, जैसे ट्राइंगल का ये फॉर्मूला हो गया कि आपको ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उसके क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से, गूगल से, आप वहाँ से आप सॉल्व कर लो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और जैसे कोई लेंदी क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्योमेट्री में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी के अंदर लेंदी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर लो और बढ़िया उसको प्रैक्टिस कर लो। आपके मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। इसके अलावा आपने जो टेस्ट दिए होंगे, जितने भी आपने टेस्ट सीरीज़ दी है, उसके अंदर आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन दिए होंगे आप उसको रिवाइज कर लो और एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की एक शीट तैयार कर लो, ताकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उसे पढ़ सको। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया है कि डेली आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, जो कि आप डेली 30-40 आपको प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, तो उसे आप जारी रखो। उसे आपको एग्जाम तक नहीं छोड़ना है। डेली आपको 30-40 जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स के, आप उसको सॉल्व करते रहो। और किसी कोचिंग की आप शीट है जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करते रहो और उसे ही रिपीट करते रहो। ठीक है, और आप कोशिश करो कि आप मिक्स क्वेश्चन ही सॉल्व करो। ठीक है, यानी हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन लेके फिर आपको सॉल्व करना है। अब साइंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स बता देता हूँ जिस पर आपको विशेष फोकस करना है, कि जो कि आप बार बार में भूल जाते होंगे, इस टाइप के टॉपिक्स है और जो मैंने भी अपने लास्ट समय पर पढ़े थे। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दी हुई है वो सीधे सीधे पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको वो याद कर लेनी है, एक बार आप उसको बढ़िया से देख लो। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, उसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं आप वो देख लो कि सीधे फॉर्मूले पूछ लेते हैं या फिर मिलान करवाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो गया। इसके अलावा कार्बन के यौगिकों का नामकरण हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा फ्रियोन का नामकरण है, आपको वो टॉपिक हो गया। और फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है अब उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा जो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले दिए हुए लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में, अब वो फॉर्मूले पढ़ लो। ठीक है, और बायो के अंदर जो 12th लेवल के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी है और वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, ये सब 12th लेवल के जो टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टैटिक नोट्स आपके होंगे, किसी कोचिंग के आपके पास होंगे, आपने बनाए होंगे, स्टैटिक नोट्स के जो टॉपिक्स हैं, स्टैटिक नोट्स हैं, आप वो पढ़ लो। इसके अलावा 5-6 महीने की जो करंट के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं,
स्पेस टेक्नोलॉजी के जो अलग से सेक्शन होता है करंट में, अब उसको रिवाइज़ कर लो 5-6 महीने का। और कंप्यूटर के अंदर आपके जो बेसिक कंप्यूटर और आपको इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ना है, तो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। इस पे आपके इन 2 टॉपिक्स जो है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। ये मोस्टली क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, तो आपको वोकैब पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वोकैब में आपके पास जो कंटेंट है उसी को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। आपको कोई नई पीडीएफ वोकैब की नहीं पढ़नी। मैं हमेशा से बोलता हूँ, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। आपके पास जो भी कंटेंट है वोकैब का एक फिक्स कंटेंट है, आपको उस पर ही फोकस रख के उसको ही बार बार रिवाइज़ करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपके जो टेस्ट से वगैरह जो नए आपको वर्ड मिले, आप उसमें ऐड करते रहो। इसके अलावा आपको नया कोई कंटेंट नहीं पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में आप में से कईयों को दिक्कत आ रही होगी, इसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार फिर से सॉल्व कर लो। ठीक है, और मेरी सलाह है कि पहले आप टॉपिक पढ़िए, फिर उसके उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। और इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। बस वो जो ग्रामर का जो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है प्रीवियस ईयर, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और अगर आप प्रश्न को आपको सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आपको नोट्स को फिर से आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आपको नोट्स को फिर से आप अपने नोट्स को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसी टाइप के 2-3 प्रश्न आप गूगल से या यूट्यूब से निकाल कर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप एरर करेक्शन का जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक के आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एरर करेक्शन के जो टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक है उसमें एरर करेक्शन में लगभग ग्रामर के हर टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बिना सीधा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई ये है क्वेश्चन, इसमें आप एरर करेक्शन आप देखोगे इसमें क्या गलत है, तो उससे क्या आप पूरा सेंटेंस को बढ़िया एनालाइज करोगे। आप ग्रामर के हर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे, तो उससे क्या आपके क्वेश्चन बहुत। और मैंने भी एंड टाइम पे यही किया था, एरर करेक्शन के क्वेश्चन खूब निकाले थे। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कोई वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा एरर करेक्शन के क्वेश्चन। अगर इतना सब आप इस लास्ट मंथ में आप कर लोगे तो आप ज़रूर से अच्छा स्कोर करोगे। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एलडीसी की तैयारी करने का सोचा, वहाँ से लेकर आज आप एक ऐसे समय पर आ गए हो जहाँ आपके एग्ज़ाम में केवल 1 महीना बचा है, और ये 1 महीना ही आपकी जो पूरी मेहनत है उसको सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, अब यही महीना डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत आप किस दिशा में जाएगी। आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी कि आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करोगे। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि आखिरी समय में आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। किसी के टेस्ट के स्कोर को देखकर आप निराश मत होइए। आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर ही फोकस करना है। अपने कंटेंट पर आपको विश्वास रखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सही सॉल्व कर रहा हूँ। आपको अपने कंटेंट पे पूरा विश्वास रखना है, और जो मेहनत आपने पिछले महीनों में की है उस पर आपको भरोसा रखना है। तो शांत रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस लास्ट मंथ में आप अपनी पूरी मेहनत करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसे आप सॉल्व करो कि आपके ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, और आपकी कौन कौन सी कंडीशन एग्ज़ाम हॉल में आपकी बन सकती है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।